हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के आखिरी दो स्टेप्स को, आखिरी दो तरीकों को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, हमारा टॉपिक जो चल रहा है ये है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। मैंने आपको बहुत पहले वीडियो में बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन ऑफ बाइनरी फिजन। उसके बाद आपने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर बैक्टीरिया जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसको रिकम्बाइन करते हैं। और इसके भी होते हैं तीन तरीके। पहला तरीका हमने पढ़ लिया है जिसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन कहा था, जिसमें एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे नया रिकम्बिनेंट डीएनए बनाकर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। आज के इस टॉपिक के अंदर हम दूसरी टाइप यानी ट्रांसडक्शन और तीसरी टाइप यानी कंजुगेशन को डिस्कस करेंगे। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बैक्टीरिया में ये तीन टाइप्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को हम पढ़ चुके हैं, आज हम ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए आप देखते हैं कि ट्रांसडक्शन क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन विच DNA transfer from one bacterium to another bacterium by a third party, and mostly this third party is a bacteriophage virus. याद रखिएगा, फेज एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और उसके ऊपर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और ये लाइफ साइकिल दो स्टेप में कंप्लीट होता है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब पहले बात करते हैं कि इस ट्रांसडक्शन के प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किसने कराया, प्रूव किसने किया। प्रूव दिस वाज प्रूव्ड बाय टू साइंटिस्ट, द लेडरबर्ग एंड द जेंटर इन 1952। इस काम को करने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लेडरबर्ग और दूसरा है जेंटर, जिन्होंने 1952 के अंदर ये बात प्रूव कर ली कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसडक्शन होता है। आइए देखते हैं ट्रांसडक्शन कैसे होता है। सो स्टेप्स ऑफ ट्रांसडक्शन के अंदर हमें पता चलेगा कि ट्रांसडक्शन असल होता कैसे है। There are two steps of transduction. Transduction में दो steps होते हैं और वो दोनों बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल के दो स्टेप हैं। पहला स्टेप है जनाब लाइटिक साइकिल और दूसरा स्टेप है लाइसोजीनिक साइकिल। सिंपली मैं आपको बता दूं कि लाइटिक साइकिल में जब बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया को फाइंड कर लेता है तो ये उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। अटैच करता है तो इसकी नीचे जो टेल होती है उसके अंदर एक लाइटिक इंजाइम होता है जो बैक्टीरियल की वॉल को सुराख जो लाइस कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, एक सुराख बना देता है और उसमें से जो वायरस है वो अपना डीएनए बैक्टीरिया की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। फेज का डीएनए यानी वायरस का डीएनए अब बैक्टीरिया की बॉडी में चला गया। जैसे ही वो उसकी बॉडी में जाता है तो वायरस का डीएनए क्या करता है कि वो बैक्टीरिया के जिस्म का कंट्रोल संभाल लेता है। जैसे वो उसके कंट्रोल को संभालता है तो वो क्या करता है कि उसकी बॉडी में अपनी बॉडी पार्ट्स पैदा करता है, यानी फेज अपने बॉडी पार्ट्स पैदा करता है और उसके डीएनए को, उसकी प्रोटीन्स को अपने बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। जब बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर बहुत सारे वायरस के बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं तो वायरस उनको असेंबल करके बैक्टीरिया की बॉडी में नए वायरस बना देता है और अब नए वायरस के अंदर दो किस्म के डीएनए मौजूद हैं। कौन कौन से? एक वायरस का अपना डीएनए है और एक उस बैक्टीरिया का डीएनए है जिसके अंदर वो पल रहे हैं, जिसके अंदर वो रेप्लिकेट होकर तैयार हुए हैं। उसका डीएनए भी अब उनके डीएनए में, वायरस के डीएनए में अटैच हो गया। अब जब ये बहुत ज्यादा होते हैं तो बैक्टीरिया लाइस हो जाता है, इसलिए इसको लाइटिक साइकिल कहते हैं और उसमें से बाहर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज रिलीज होते हैं और उन बैक्टीरियोफेज के पास अब वो रिकम्बिनेंट बैक्टीरियोफेज है, क्योंकि उनके डीएनए के अंदर क्या मौजूद है? उनके डीएनए के अंदर उस बैक्टीरिया का भी डीएनए मौजूद है जिसको उन्होंने लाइस किया है या डिस्ट्रॉय किया है। In this cell, bacteriophage attack bacterial cell and lyse them. Lyse means destroy them. Explanation: phages attach with the bacterium cell, injects its DNA into the bacterium. जैसे मैंने आपको बता दिया, phage DNA take control of the bacterial cells and produce its own body parts. ये बात बड़ी अहम है। उसकी यानी बैक्टीरियम की बॉडी का कंट्रोल संभाल लेता है, उसके अंदर अपने बॉडी पार्ट्स बनाता है। Assemble the body parts and lyses the bacterium. अपने बॉडी पार्ट्स को बनाकर बैक्टीरिया को लाइस करके डिस्ट्रॉय कर देता है
and release new phages with recombinant DNA of the phage and the bacterium cell DNA. अब नए रिकम्बिनेंट डीएनए बना दिए, रिकम्बिनेंट फेजेस बना दिए जिनके अंदर बैक्टीरिया और उसका अपना डीएनए मौजूद है। अब अगले स्टेप में ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए वाले फेजेस हैं ये दोबारा किसी नए बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे और एक नया साइकिल शुरू करेंगे जिसे कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। इसको पहले सिंपल में समझ लें। लाइसोजेनिक साइकिल में ये होता है कि बैक्टीरिया क्या करता है कि वो जिसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए, याद रखिएगा, एक वायरस का डीएनए है, एक उस बैक्टीरिया का है, बैक्टीरिया 1 जिसको उसने डिस्ट्रॉय किया उसे हम बैक्टीरिया 1 कह देते हैं। अब जैसे ही इन दो रिकम्बिनेंट डीएनए वाला जो बैक्टीरियोफेज है वो एक नए दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, उसकी बॉडी के अंदर अपना जो डीएनए इंजेक्ट करता है, वो डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए, उसके अंदर 2 डीएनए मौजूद हैं, वो अंदर पहुंचते हैं और अंदर पहुंचकर अब वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं करते बल्कि उसके साथ एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बना लेते हैं, उसके साथ तावन के तौर पर रहना लगते हैं, उसकी बॉडी के अंदर रहने लगते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके साथ जुड़ जाते हैं। यानी अब वो रिकम्बिनेंट डीएनए जो वायरस ने इंजेक्ट किया वो नए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़कर एक 3 डीएनए वाला जो है, अब बैक्टीरिया की बॉडी में 3 रिकम्बिनेंट डीएनए वाला एक डीएनए बन गया है। उसके अंदर 3 चीजें मौजूद हैं, वायरस का डीएनए है, बैक्टीरिया 1 का डीएनए है, अब बैक्टीरिया 2 का भी डीएनए है, तो 3 डीएनए उसमें मौजूद हैं। अब वो 3 डीएनए वाला जो नया बैक्टीरिया है अब वो रेप्लिकेट करता है। ठीक है, जब वो रेप्लिकेट करता है तो अब वो नई अपनी जो है वो जब जनरेशन बनाता है, अपनी डॉटर सेल्स बनाता है, उससे आगे निकलता है, तो उसकी बॉडी के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए मौजूद होता है और आखिरी स्टेप पर क्या होता है कि अब उस पहले वाले बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में शिफ्ट हो गया, इसकी वजह से वो ट्रांसडक्ट हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया और इसी की वजह से हम इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं। In this step, the new phage attack on bacterium. New phage जो बना है वो बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, live with a peaceful coexistence, उसके साथ बड़े सुकून से पीसफुली रहता है, उसको मारता नहीं है। And the phage is now called a temperate phage. ऐसे phage को हम temperate phage कहते हैं जो डिस्गेस्ट किए हुए है, मारता नहीं उसको। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। न्यू रेसिपिएंट बैक्टीरिया हैज 3 टाइप ऑफ डीएनए। मैंने कहा नए बैक्टीरिया जिसके ऊपर उसने अटैक किया उसके अंदर 3 टाइप ऑफ डीएनए मौजूद है, फेज डीएनए, उसका ओन डीएनए एंड द डोनर डीएनए जो पीछे से आया है। All 3 डीएनए रेप्लिकेट इन द होस्ट सेल्स। अब तीनों डीएनए होस्ट सेल में रेप्लिकेट होते हैं और होस्ट सेल बाइनरी फ्यूजन करता है। The recipient bacteria divide by binary fission. अब दूसरा जो बैक्टीरिया है वो बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करता है। As a result, daughter cells are formed having both donor and recipient DNA. अब उसके अंदर 2 बैक्टीरिया के डीएनए आ गए और ट्रांसफर किसने किया? फेज वायरस ने किया। ठीक है, तो ट्रांसडक्ट कर दिया and recipient DNA and such bacterium are called transducted bacterium. ऐसे बैक्टीरियम को ट्रांसडक्टेड और इस मेथड को जिसमें के बैक्टीरिया के अंदर वो डीएनए ट्रांसफर हुआ उसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं एंड हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ डोनर एंड रेसिपिएंट बैक्टीरिया। अब वो जो नए बच्चे पैदा करेगा, नए डॉटर सेल्स उसके अंदर आएंगे तो उनके अंदर दोनों की स्लाइडें होंगी, यानी पहले बैक्टीरिया की भी और दूसरे बैक्टीरिया की भी दोनों मिलकर एक रिकम्बिनेंट नया किस्म का बैक्टीरिया बनेगा और वो बैक्टीरिया ट्रांसडक्ट हो गया, उसके अंदर नई जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगी, इसलिए इस मेथड्स को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ये है जनाब ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। आइए आखिरी स्टेप पे चलते हैं जो है कंजुगेशन इन बैक्टीरिया। कंजुगेशन क्या है जी? Conjugation. It is the type of sexual reproduction in which DNA transfer from one bacterium to another bacterium by cytoplasmic bridge or conjugated tube. ये इसमें भी बिल्कुल डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में, लेकिन बड़े जबरदस्त तरीके से जरा बोर्ड पर गौर करें कि जनाब ये एक बैक्टीरियम है, ठीक है, ये एक बैक्टीरियम है और ये एक दूसरा बैक्टीरियम है, इनके दरमियान एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है, एक ट्यूब बनती है और इस ट्यूब को कहते हैं कंजुगेटेड ट्यूब। अब इसका कुछ डीएनए का पार्ट उधर शिफ्ट होगा, मैं भी उसका डीएनए का कुछ पार्ट इधर शिफ्ट हो जाए,
डीएनए के पार्ट्स के इस तरह से शिफ्ट होने को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में बाय मीन ऑफ साइटोप्लाज्म और बाय मीन ऑफ अ ट्यूब, कंजुगेटेड ट्यूब, इट इज नोन एज द कंजुगेशन। इसको कंजुगेशन कहते हैं। इसको किसने प्रूव किया? दिस वाज प्रूव्ड बाय लेडरबर्ग एंड टेटम्स। लेडरबर्ग वही है जिसने ये पहला काम किया था और टेटम इसके साथ दूसरा साइंटिस्ट था जिसने मिलकर ये काम किया है 1946 1946 में। For their experiments they obtained 2 strains of bacterium। अब उसने बैक्टीरियम के 2 स्ट्रेन ले लिए। याद रखिएगा कि ये वाइल्ड टाइप है, ठीक है, और ये म्यूटेंट टाइप है। 2 टाइप के उसने बैक्टीरिया लिए, एक वाइल्ड टाइप लिया, एक म्यूटेंट टाइप लिया। अभी मैं आपको बताऊंगा उसने म्यूटेंट टाइप बनाया कैसे। पहले वाइल्ड टाइप के ऊपर बात करते हैं। दिस इज द नॉर्मल टाइप ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया। एस्केरिचिया कोलाई ऐसा बैक्टीरिया जो साइंटिफिक तजर्बात में, बायोलॉजिकल जो रिसर्च है उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसने इसी का इस्तेमाल किया। ई कोलाई व्हिच कैन सिंथेसाइज 4 केमिकल दैट आर नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ। ये ई कोलाई 4 केमिकल्स जो है अपने अंदर सिंथेसाइज करता है बॉडी में, जो उसकी ग्रोथ के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं, यानी अमीनो एसिड्स होते हैं। बायोटीन एक विटामिन है, इसी तरह से मेथियोनिन एक अमीनो एसिड है, थायरोनिन एक अमीनो एसिड है, ल्यूसीन एक अमीनो एसिड है, जो इसकी अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं और ये इनको सिंथेसाइज कर सकता है। अब इन 2 साइंटिस्टों ने क्या किया कि इस नॉर्मल ई कोलाई को म्यूटेंट बैक्टीरिया बनाया और म्यूटेंट की भी 2 टाइप्स बनाई, टाइप 1 टाइप 2। देखते हैं। They treated the E. coli with X-rays, X-rays के साथ उन्होंने ट्रीट किया and produced 2 mutant types और उसकी 2 mutant types बना दी। उसमें mutant type होती है जिसमें किसी चीज की कमी बेशी हो, चेंज हो। क्या चेंज था? टाइप 1 में क्या चेंज था? Type 1 they contain the genes which enable them to produce only 2 chemicals for their growth like butines and methionins। अब उसने जो पहली mutant type बनाई उसमें से ऐसे जीन्स को मार दिया जो कि थायरोनिन और ल्यूसीन बना सकते थे और 2 जीन बच गए जो ब्यूटीन और मेथियोनिन बना सकते थे, बाकी 2 नहीं बना सकते थे। जबकि टाइप 2 में उसका उलट काम किया। They contain the genes which enable them to produce other 2 chemicals such as thyronins and the leucine। दूसरे 2 उसके अगले वाले 2 केमिकल बना सकते थे, यानी थायरोनिन्स और ल्यूसिन्स बना सकते थे, लेकिन बायोटीन्स और मेथियोनिन्स को नहीं बना सकते थे। अब 2 उनके अंदर जब तक ये चारों केमिकल नहीं होंगे वो ग्रो नहीं करेंगे। अब उसने उनको एक ग्रोथ मीडियम में रखा तजर्बा करने के लिए। बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 वर मिक्स्ड एंड अलाउड टू ग्रो ऑन ए न्यूट्रिएंट मीडियम। अब उसने दोनों को मिक्स किया। समझ लें ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। अब दोनों टाइप 1 और टाइप 2 को जो दो केमिकल पैदा कर सकते हैं उसने आपस में मिक्स किया, एक जगह में रखा और एक ग्रोथ मीडियम में रखा। उसका ख्याल था कि ये ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि बॉडी में 4 केमिकल है ही नहीं। सो ग्रोथ मीडिया which does not contain all 4 types of chemical। इस ग्रोथ मीडिया में ये चारों केमिकल मौजूद नहीं थे। And it was expected that they will not grow। और उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि लिए 4 केमिकल जरूरी हैं, वो 4 केमिकल तो बने ही नहीं। तो अब क्या हुआ? But the result was surprising। They obtained hundreds of colonies of bacteria in the medium। नई बात सामने आ गई। उनका ख्याल था कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट्स देखे तो कहा कि उस मीडियम में तो hundreds of colonies of E. coli बैक्टीरिया ग्रो कर चुकी हैं। तो रिसर्च पर मजबूर हो गए। कैसी क्या बात थी भाई? किस वजह से उन्होंने वो चारों केमिकल प्रोड्यूस कर लिए? उनकी ग्रोथ के लिए तो चारों केमिकल जरूरी हैं, इसमें ये थे ही नहीं। एक में 2 थे, दूसरे में 2 थे। अब जब उसने कॉलोनी की ऑब्जर्वेशन की और कंक्लूजन निकाला तो क्या निकला? When they observe colonies carefully, they seen conjugated tubes। ये चीज उन्होंने उनको दिखाई दी। जब उसने उस कॉलोनी को केयरफुली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि बैक्टीरिया ने एक दूसरे के दरमियान, ये एक बैक्टीरिया ने दूसरे बीच में एक ट्यूब बना रखी है, कंजुगेटेड ट्यूब बना रखी है, जिसके जरिए इन्होंने ब्यूटीन और मेथियोनिन्स टाइप 2 को दे दिए और टाइप 2 ने थायरोनिन्स और ल्यूसीन्स इन टाइप 1 को दे दिए। इस तरह सबके अंदर वो चारों केमिकल पूरे हो गए और उन्हें ग्रो करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। कंजुगेटेड ट्यूब्स बिटवीन द बैक्टीरियम्स ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 that transfers the genetic materials and able to synthesize all 4 chemical necessary for their growth। इस conjugated tube के जरिए जो फॉर एग्जांपल
ब्यूटीन, पहले वाले में था ब्यूटीन प्लस मेथियोनिन, और दूसरे वाले में था थायरोनिन एंड ल्यूसीन्स। इन्होंने ये इसकी तरफ ट्रांसफर किया और इसने ये इनकी तरफ ट्रांसफर किया। इस तरह क्या हुआ कि दोनों बैक्टीरिया के दरमियान जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ। उन्होंने सारे अपने बॉडी के अंदर केमिकल पूरे कर लिए चारों, और बड़ी आसानी से ग्रोथ बढ़ा दी। इस तरीके को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, स्पेशली द कंजुगेशन ट्यूब। यानी कंजुगेशन ट्यूब डायरेक्टली एक सेक्स ऑर्गन की तरह, जैसे सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो आपस में मिलाप होता है और एक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है, सेल जाते हैं, स्पर्म जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर डीएनए जा रहा है, कंजुगेटेड ट्यूब सेक्सुअल ऑर्गन की तरह होती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज हमारा बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन का टॉपिक खत्म हो गया है, जिसके अंदर हमने सारे तरीके पढ़ लिए हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले पढ़ा है, फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा है, और आज आखिरी दो तरीके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन था वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया को डिस्कस करने लगे हैं। याद रखिएगा कि हमारा टॉपिक जो चल रहा है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, और इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का पहला मेथड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसको डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर पहले वो वीडियो वॉच कर लें, ताकि आगे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने में आपको आसानी हो। तो आइए देखते हैं जनाब रिप्रोडक्शन होता क्या है। द प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया इंक्रीज देयर नंबर और प्रोड्यूस देयर ओन काइंड आर नोन एज रिप्रोडक्शन। वो मेथड जिसके अंदर बैक्टीरिया अपनी किस्म के दूसरे बैक्टीरिया यानी अपनी कॉपियां बनाते हैं, या फिर वो अपनी काइंड को, अपनी जनरेशन को इंक्रीज करते हैं, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। There are two main types of or two main methods of reproduction in bacteria. बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के दो मेन तरीके हैं, दो मेन मेथड्स हैं। पहला है जनाब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते, या ट्रांसफर ऑफ मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल का एक से दूसरे में ट्रांसफर होना शामिल नहीं होता। जबकि ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हमारा जो फोकस है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया लैक ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद वो होता है जिसके अंदर सेक्सेस इन्वॉल्व हो, लेकिन बैक्टीरिया में तो सेक्सुअल ऑर्गन होते ही नहीं है। ठीक है जी, तो इस सूरत में यहां हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या मुराद लेंगे? इट्स ओनली द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि ये किसी तरह एक दूसरे के जेनेटिक मटेरियल को एक जगह में कंबाइन कर रहे थे, या एक का जेनेटिक मटेरियल दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है और वहां कंबाइन हो जाता है। इस प्रोसेस की वजह से इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। However, genetic recombinations occur in bacteria, only genetic recombination. What is genetic recombination? The combination of two DNA from two sources is called genetic recombination. जैसे मैंने आपको बताया कि जेनेटिक मटेरियल का एक सोर्स से आना और दूसरे सोर्स में उसके डीएनए के साथ इकट्ठा हो जाना, ये प्रोसेस जो है वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करें ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसके अंदर से ये इसका डीएनए निकल गया और निकलकर इसके साथ एंटर हो गया, इसके साथ रिकम्बाइन हो गया। अब ये एक रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया है जो इस बैक्टीरियम के अंदर मौजूद है, और इस प्रोसेस को यहां से यहां ट्रांसफर होने को जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं। सो is called genetic recombination. It involves the transfer of DNA from donor to recipient. अब जहां से ये ट्रांसफर हुआ इसे डोनर कहेंगे, जिसने एक्सेप्ट किया उसे रेसिपिएंट कहेंगे। मेथड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन की ऊपर बात करते हैं। देयर आर थ्री मेन मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। यहां से यहां ट्रांसफर होने के तीन डिफरेंट मेथड्स हैं। उसमें से आज हम सिर्फ पहले मेथड्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अलावा है ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इट इज द मेथड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन व्हिच डीएनए इज एब्सॉर्ब्ड बाय वन बैक्टीरियम फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम ड्यू टू व्हिच द सेकंड बैक्टीरियम चेंज इट्स फॉर्म। ये एक ऐसा तरीका है कि एक बैक्टीरिया से डीएनए निकल जाता है और उसे दूसरा बैक्टीरिया एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है जी,
जब एक बैक्टीरियम से, फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि ये एक बैक्टीरियम है, इसका डीएनए बाहर निकला है और इसे दूसरे बैक्टीरियम ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहेंगे और इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। एक से जो जेनेटिक मटेरियल था वो निकलकर दूसरे में ट्रांसफर हो गया, तो इसे हम कहेंगे जेनेटिक रिकम्बिनेशन और प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का। किसने प्रूव किया जी कि बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन होता है? ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया वाज प्रूव्ड बाय ग्रिफिथ। ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट था, उसने पहली बार इन 1928 के अंदर ये बात प्रूव की कि एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल निकलकर दूसरे बैक्टीरिया में जा सकता है, खुद ब खुद दूसरा बैक्टीरिया उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रोसेस को उसने ट्रांसफॉर्मेशन कहा और प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? And he performed following 4 experiments to prove it. उसको प्रूव करने के लिए उसने 4 एक्सपेरिमेंट किए। He worked on the 2 strain of bacteria that cause pneumonia in mouse and in human. उसने इस पर्पस के लिए जिस बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया वो था नमूनोकोकस, यानी नमूनिया पैदा करने वाला बैक्टीरिया, और एक्सपेरिमेंट उसने किए माउस के ऊपर। याद रखिएगा कि इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन होते हैं, एक रफ स्ट्रेन है, एक स्मूथ स्ट्रेन है। रफ स्ट्रेन के ऊपर एनवेलप नहीं होता और वो खतरनाक नहीं होता, पैथोजेन नहीं होता, वो वॉयलेंट नहीं होता, बीमारी काज नहीं कर सकता। जबकि इसकी जो स्मूथ टाइप है उसके ऊपर एनवेलप होता है और वो खतरनाक है, वो नमूनिया की बीमारी काज करती है। उसने इसका फायदा उठाते हुए दोनों स्ट्रेन्स को 1 बाय 1 माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया और फिर उसके ऊपर प्रूव करने लगा, ऑब्जर्वेशन लेने लगा कि जनाब क्या इफेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं क्या किया उसने जनाब। स्ट्रेन 1 उसके पास है रफ टाइप बैक्टीरियम, इट इज नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन पैथोजेनिक, मैंने कहा ये बीमारी नहीं कर सकता। सेकंड स्ट्रेन इज स्मूथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, स्मूथ टाइप स्ट्रेन है एंड इट इज कैप्सुलेटेड एंड पैथोजेनिक, ये खतरनाक है, ये कैप्सुलेटेड है और पैथोजेनिक है, ये बीमारी पैदा करता है। अब उसने जब एक्सपेरिमेंट पे काम शुरू किया तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उसने क्या किया? In first he injected the R-type bacterium in the body of the mouse and mouse does not show any symptom of pneumonia। जैसे मैंने आपको बता दिया कि टाइप 1 R टाइप जो है वो वॉयलेंट नहीं है, वो बीमारी पैदा नहीं करेगी। जब उसने क्या किया कि पहले R टाइप को जब माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया तो माउस में कोई सिम्टम जाहिर नहीं हुई, वो उसी तरह नॉर्मल जिंदा रहा। अगले स्टेप के अंदर एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर, in this experiment he injected the S-type bacterium in the body of mouse and mouse shows symptom of pneumonia and died। दूसरा देख लें, दूसरी S टाइप को जब उसने इंजेक्ट किया तो क्या हुआ? इसमें निमोनिया जैसी सिम्टम जाहिर हुई और कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद उसने बैक्टीरिया को माउस को मार दिया। तो 2 एक्सपेरिमेंट हो गए। फिर उसने क्या किया कि उसने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के अंदर यही जो S टाइप थी इसको हीट किल्ड कर दिया, बैक्टीरिया को हीट में रख के किल्ड किया। और जब in third experiment he injected the heat killed S type bacterium in the mouse, the mouse survived। हीट किल्ड S टाइप बैक्टीरिया को जब उसने दोबारा माउस में इंजेक्ट किया तो अब चूंकि वो हीट से किल हो चुके थे, उन्होंने बीमारी की सिम्टम जाहिर नहीं की और माउस उस तरह जिंदा रहा, वो ठीक था। उसके लिए उसने चौथा एक्सपेरिमेंट किया। नाउ ही इंजेक्टेड बोथ S लिविंग S and a living R and a killed S type। अब लिविंग R को और किल्ड S टाइप दोनों को उसने मिलाकर उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया, तो रिजल्ट ये निकला कि माउस मर गए। द माउस शोज द सिम्टम ऑफ pneumonia and died and Griffith found a live S type in the blood of mouse। बड़ी जबरदस्त बात सामने आ गई। अब उसने जब दोनों को मिलाकर जो है वो इंजेक्ट किया माउस के अंदर, तो होना तो ये चाहिए था कि रफ टाइप भी बीमारी पैदा नहीं करती और स्मूथ टाइप किल्ड जो थी वो भी बीमारी पैदा नहीं करती, तो माउस को मरना नहीं चाहिए था, माउस में सिम्टम नहीं होने चाहिए थे। लेकिन सिम्टम आ गए और माउस मर गया। जब माउस मरा तो उसने उसकी ब्लड को निकाल कर चेक किया तो उसमें जिंदा S टाइप मौजूद था। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? या 2 पॉसिबिलिटी है, या तो S टाइप दोबारा जिंदा हो गया और कोई मुर्दा चीज दोबारा जिंदा हो नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं। लिहाजा उसने कंक्लूजन निकाला कि क्या हुआ कि जब उसे इंजेक्ट किया गया दोनों को इकट्ठा, तो जो S डेड टाइप था उसमें से कुछ डीएनए बाहर आया और उसको R लिव टाइप ने एब्जॉर्ब किया। ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात आ रही है
कि आर लिव टाइप जो था वो वॉरलेट नहीं था, लेकिन उसने एस टाइप का कुछ डीएनए एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करके वो चेंज होकर एस टाइप में बदल गया। इस तरह जब वो एस टाइप में बदला तो उसने इसके अंदर सिम्टम पैदा कर दी और इसको मार दिया। अब उसे ये पता शुरू में नहीं था कि क्या ट्रांसफर हुआ, ठीक है, कि क्या एस टाइप से आर टाइप में, आर टाइप से एस टाइप से आर टाइप में क्या ट्रांसफर हुआ। लेकिन बाद में इन 1994 एवरे एंड स्कोज वर्कर, एवरे एक और साइंटिस्ट था, वो और उसके वर्कर्स ने प्रूव कर दिया कि वो जो ट्रांसफर हुआ था एस टाइप से आर टाइप बैक्टीरिया में वो डीएनए था। सो DNA is the genetic material that transfers from S type to R type bacteria and change the R type into virulence। जो हमारा शुरू में हमने कहा था कि जब एक बैक्टीरियम दूसरे के DNA को एब्जॉर्ब कर लेता है या जेनेटिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है, वो R से S में चेंज हो गया। तो ये था जनाब ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। एंड पर आप इस लेक्चर को एज इट नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफा पूछा जा चुका है, बोर्ड के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया को डिस्कस करने लगे हैं। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया से मुराद ये है कि बैक्टीरिया कैसे अपनी न्यू जनरेशन को आगे बढ़ाता है, और ख़ास तौर पर हम उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे, उन तरीकों को डिस्कस करेंगे कि जिसके ज़रिए बैक्टीरिया जो है वो अपनी जनरेशन आगे बढ़ाता है, और उस टाइम को डिस्कस करेंगे, उन एनवायरमेंटल कंडीशंस को डिस्कस करेंगे कि जिनमें बैक्टीरिया जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, यानी अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन है उसका सिर्फ एक मेथड स्टडी करेंगे जिसे हम एसेक्सुअल मेथड कहते हैं। तो आइए जनाब स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया इंक्रीज देयर नंबर और प्रोड्यूस देयर ओन काइंड आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है जी? वो प्रोसेस है, यानी ये लिविंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसमें बैक्टीरिया अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, नंबर को बढ़ाते हैं, या फिर अपने जैसे दूसरे बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। टाइप्स की बात करते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसकी दो मेन किस्में हैं। पहली है जनाब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है जनाब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही डिस्कस करेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो आइए जनाब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया स्टार्ट करते हैं। The method of reproduction in which sexes are not involved are called asexual reproduction। यानी बैक्टीरिया के अंदर सेक्सेस तो नॉर्मली मेल फीमेल होते नहीं हैं, यहां सेक्सेस से मुराद उसका जेनेटिक मटेरियल है। जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज नहीं करता, बल्कि सिंपली एक बैक्टीरियल सेल जो है वो डिवाइड होकर दो बैक्टीरियल सेल बना देता है, तो इस प्रोसेस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सेस यानी उसका जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व या जेनेटिक मटेरियल की रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व नहीं है। नाउ इन बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मीन ऑफ अ स्पेशल मेथड कॉल्ड बाइनरी फिजन। याद रखिएगा कि बाइनरी फिजन और माइटोसिस में काफी फर्क है। माइटोसिस काफी लंबा प्रोसेस है, उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां होती हैं, स्टेजेस होती हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिजन होती है जिसमें डायरेक्टली एक सेल दो सेलों में डिवाइड हो जाता है। तो आइए थोड़ा सा बाइनरी फिजन को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बाइनरी फिजन क्या है। इट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंटल सेल डायरेक्टली चेंज into two daughter cells। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एक पेरेंटल सेल्स डायरेक्टली चेंज होता है टू डॉटर सेल्स में। ना कोई स्पिंडल फाइबर बनता है,
ना सेंट्रोसोम इन्वॉल्व होते हैं, कोई चीज इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ क्रोमोसोम डबल होता है, ठीक है। और डबल होने के बाद डीएनए दो हो जाते हैं, अलग पोल पे जब शिफ्ट हो जाते हैं तो सेंटर से सेल कट कर दो सेल बना देता है। इसे बाइनरी फिशन कहते हैं। बाइनरी मीन दो, फिशन मीन डिवाइड होना, यानी एक का दो में डिवाइड हो जाना। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देखते हैं होता कैसे है। In this process, no mitotic structure are formed। मैंने कहा माइटोटिक स्ट्रक्चर वगैरह, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रोसोम, सेंटर पे क्रोमोसोम्स का अटैच होना, फिर उनका कटना, ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट रेप्लिकेशन हो जाता है। अच्छा जी, इसके कुछ खास स्टेप हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। इन फर्स्ट स्टेप, पेरेंटल सेल एलोंगेट्स। ये वो पेरेंटल सेल्स था, पहले स्टेप में ये लंबा हुआ, एलोंगेट्स, इनलार्ज हुआ, लंबा हो गया। फिर उसके बाद then the chromosomes यानी डीएनए replicate into two daughter chromosomes और daughter डीएनए। अब इसका क्रोमोसोम यहीं पर वाक़या हो रहा है कि एक क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गए, उससे दो नए क्रोमोसोम बन गए जिन्हें हम डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं। then the chromosome replicate and in step 4 these two daughter chromosomes यानी डीएनए moves to the opposite pole of the parent cell। अब ये दोनों डॉटर क्रोमोसोम जो बन गए थे वो मूव करेंगे पेरेंट सेल के, एक एक पोल पे चला जाएगा, एक दूसरे पोल पे चला जाएगा। स्टेप 3 कंप्लीट हुआ। स्टेप 4 के अंदर क्या होगा? इन द लास्ट सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट इनवर्ड। अब सेल मेम्ब्रेन, उसकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगी और सेंट्रल सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। एंड बैक्टीरियल सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, और इस तरह एक सिंगल बैक्टीरियल सेल दो डॉटर सेलों में डिवाइड हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी अपनी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन बना लेंगे और अलग हो जाएंगे। इफ द कंडीशन इज आइडियल, अगर कंडीशन सुटेबल हो, पानी प्रॉपर मिल रहा हो और जितनी भी उसकी खाने पीने की चीजें हैं, प्रोटीन्स बनाने के लिए उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे प्रॉपरली मिल रहे हों, तो bacterial cell can divide itself after every 20 मिनट। हर 20 मिनट के बाद एक बैक्टीरियल सेल बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड करके दो नए सेल बना सकता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे, एक दिन में कितने बैक्टीरिया बनेंगे और एक महीने में दुनिया में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे। लेकिन कुदरत ने इनको कंट्रोल करने का तरीका भी रखा हुआ है, जितने बनते हैं उतने साथ मरते भी हैं, उतने डिस्ट्रॉय भी होते हैं। इसलिए दुनिया में एक बैलेंस कायम है। जिस दिन ये बैलेंस बिगड़ गया तो बैक्टीरिया सारी दुनिया को खा जाएंगे। ठीक है जी, आई होप कि आज का रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में आपको एसेक्सुअल मेथड, जिसे हमने बाइनरी फिजन कहा है, इस सिंपल डायग्राम से आप समझ सकते हैं। एक पेरेंट सेल है, एलोंगेट हुआ, डीएनए रेप्लिकेट हुआ, डीएनए रेप्लिकेट होकर डबल हो गया, अपोजिट पोल पे गया, सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट हुई और उसने दो सिंपल शॉर्ट टाइम में 20 मिनट के अंदर अंदर दो नए बैक्टीरिया बना दिए। ये बिल्कुल शॉर्ट है, ठीक है जी, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हमने ग्रोथ इन बैक्टीरिया पढ़ना है, मीन द फेजेस ऑफ ग्रोथ इन बैक्टीरिया को डिस्कस करना है। याद रखिएगा कि यहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ से मुराद बैक्टीरिया का बड़ा होना नहीं है, बल्कि उसके नंबर ऑफ सेल्स में और नंबर ऑफ स्पीशी में इजाफा है। यानी रिप्रोडक्शन जैसा ये लफ्ज आ सकता है, ठीक है, कि बैक्टीरिया जिस तरह उसके सेलों की तादाद बढ़ती जाती है उसमें इजाफा होता है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ग्रोथ इन बैक्टीरिया, यानी एक्चुअली द इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया। किसी भी जगह में जब बैक्टीरिया एंटर होते हैं, स्टार्ट में वो वहां पर उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद वो बहुत सारा फूड और वाटर अपने लिए इकट्ठा करते हैं, और फूड वाटर इकट्ठा करके अपने आप को तैयार करने के बाद फिर वो डिवीजन का प्रोसेस शुरू करते हैं और बड़ी तेजी के साथ ग्रो करते हुए, स्पीड के साथ बढ़ते हुए एक खास पीक लेवल तक चले जाते हैं। और जब उनकी तादाद मैक्सिमम हो जाती है तो उसके बाद फूड और वाटर की जो शॉर्टेज होती है उससे नॉर्मली वो जितने पैदा हो रहे होते हैं इतने मर रहे होते हैं। ठीक है जी,
एक सीधी लाइन बनना शुरू हो जाती है कि उनकी पैदाइश की जो रेशो है और जो डेथ की रेशो है वो बराबर हो जाती हैं। फिर करते करते एक टाइम ऐसा आता है जब मजीद फूड और वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, वहां पर सोर्सेज की कमी हो जाती है, तो फिर पैदा कम होते हैं और मरते ज्यादा हैं, यानी डेथ रेट बढ़ जाता है और बर्थ रेट कम हो जाता है। इसी तरह से बैक्टीरिया के जो ग्रोथ फेज हैं उनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिनको मैंने आपके लिए एक सिंपल ग्राफ से जाहिर किया है। इस ग्राफ में ये वाली जो साइड है ये नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी नंबर ऑफ सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, और ये वाली साइड टाइम को जाहिर कर रही है। जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ 0 से, तो बैक्टीरिया यहां मौजूद थे, वो आ गए और उन्होंने यहां पर एक पहला फेज शुरू किया, जिसके अंदर मैंने कहा कि उन्होंने अपने लिए फूड वाटर गेन करना शुरू किया और अपने आप को, अपने जो अंदर मटेरियल थे उनको रेप्लिकेट करके आने वाले फेज के लिए तैयार करने लगे। इस प्रिपरेटरी फेज, इस तैयारी वाले फेज को हम कहते हैं लेग फेज, LAG, लेग फेज। तो लेग फेज के अंदर ये पहला फेज है और अभी इनएक्टिव है, यहां बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने आप को ग्रोथ, आने वाले ग्रोथ के लिए तैयार कर रहे हैं, माहौल के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए इस फेज को कहा जाता है लेग फेज। जैसे ही लेग फेज मुकम्मल हो जाता है, बैक्टीरिया काफी मिकदार में जब अपने पास फूड और वाटर गेन कर लेते हैं, अपने रेस्पिरेटरी जो उन्होंने ऑर्गन्स को रेप्लिकेट करना है उन्हें बना लेते हैं, तो एकदम जंप के साथ बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होने लगता है, वो ग्रोथ में दाखिल हो जाते हैं। और जैसे इस फास्ट ग्रोथ फेज में दाखिल होते हैं, तो इस फास्ट ग्रोथ फेज को हम लॉग फेज कहते हैं। लॉग का मतलब होता है बहुत स्पीड से बढ़ना या एक्सपोनेंटल फॉर्म में बढ़ना। एक्सपोनेंटल फॉर्म क्या होती है? 2 पावर n। 2 पावर n का मतलब होता है n 2 है तो 4, n 3 है तो 9, n 4 है तो 16, इस तरह से, यानी 4, 8, 16, 32, 64, इस तरतीब से एकदम एक्सपोनेंटल फॉर्म में वो बढ़ने लगते हैं। और इस फेज को, जिसमें वो बड़ी तेजी के साथ, यानी उनकी बर्थ बहुत ज्यादा होती है और रेट बिल्कुल, डेथ रेट बिल्कुल कम होता है, इस फेज को हम लॉग फेज कहते हैं। फिर मैंने कहा जब लॉग फेज अपने पीक पर पहुंचता है, फूड वाटर की कमी हो जाती है, टॉक्सिन मीडियम में बढ़ जाते हैं, तो फिर जितने बैक्टीरिया पैदा होते हैं उतने ही मर रहे होते हैं, तो बैक्टीरिया की एक स्टेशनरी लाइन आ जाती है, बिल्कुल सीधी लाइन आ जाती है, और इस फेज को कहते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के बाद क्या होता है कि अब मजीद बैक्टीरिया को फूड वाटर नहीं मिल रहा है, फूड वाटर बिल्कुल शॉर्ट हो गया है, और जनाब उसके ऊपर जो टॉक्सिन थे, टॉक्सिन प्रोडक्ट्स थे, इसके अलावा जो और वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, वो भी सिस्टम में एक्युमुलेट हो गए हैं, उस जगह में एक्युमुलेट हो गए हैं, और उन्होंने बैक्टीरिया के डेथ रेट को ज्यादा फेवर कर दिया और बर्थ रेट को बिल्कुल कम कर दिया है। जब डेथ रेट ज्यादा हो जाए, बर्थ रेट बिल्कुल कम हो जाए, तो इस फेज को बैक्टीरिया के हम डेथ या डिक्लाइन फेज कहते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया ज्यादा मर रहे होते हैं और कम पैदा हो रहे होते हैं, इसलिए इसको डेथ या डिक्लाइन फेज भी कहते हैं। और ग्राफ एकदम नीचे गिरकर बिल्कुल ग्राउंड के साथ टच हो जाता है, यानी लॉग फेज के साथ फिर वो आकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसके 4 बड़े फेजेस हैं। आइए शॉर्टकट में इसको पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स ऑफ और पॉपुलेशन इज कॉल्ड द बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी बैक्टीरियल सेल के नंबर में बढ़ना या उनकी पॉपुलेशन में इजाफा होना, इसको हम बैक्टीरिया की ग्रोथ का नाम देते हैं। अच्छा जी, in bacteria there is a very rapid growth which depends upon the temperature, nutrient, pH and certain ions। बैक्टीरिया में ग्रोथ बहुत तेज होती है, जो इन 3-4 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, यानी टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर में ये ज्यादा तेजी से बढ़ता है, न्यूट्रिएंट जितनी ग़िज़ा मिलेगी इतने तेज होते हैं, पीएच और सर्टेन आयंस जो हैं उनके ऊपर इनकी ग्रोथ का डिपेंड होता है। और इनकी ग्रोथ याद रखिएगा, मैंने कहा था एक्सपोनेंटल ग्रोथ होती है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज इन एक्सपोनेंटल मींस इन एक्सपोनेंटल फॉर्म व्हिच मींस दैट 2 पावर n, यानी 2 पावर n का मतलब है कि अगर 2 की जगह 2 बैक्टीरिया थे पहले, 2 पावर 2 है, यानी 2 बैक्टीरिया मौजूद हैं, यहां 2 बैक्टीरिया मौजूद हैं, 2 पावर 2 लगाएंगे तो आंसर हमारे पास 4 आएगा। लेकिन यही n अगर 3 हो जाता है, 3 पावर 2,
तो 3 पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 हो गए। और इसी तरह अगर 4 पावर 2 है तो ये 16, इसी तरह से 5 पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बड़ी स्पीड के साथ ये बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इनकी जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है और रैपिड होती है। और एक सिंगल बैक्टीरिया अगर उसको कंडीशन सारी फेवरेबल मिल जाए तो 1 से 2 हो जाता है विद इन 20 मिनट, यानी सिर्फ 20 मिनटों में एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर 2 बैक्टीरिया बना देता है अगर ये सारी कंडीशन उसके लिए फेवरेबल हो। अब फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं। अच्छा, इन टिपिकल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व देयर आर 4 फेजेस ऑफ ग्रोथ। 4 फेजेस ऑफ ग्रोथ को रिकॉग्नाइज किया गया है। पहला है जनाब लेग फेज। दिस इज इनिशियल एंड इनएक्टिव फेज ऑफ द ग्रोथ इन विच बैक्टीरिया अडॉप्ट इटसेल्फ टू द न्यू एनवायरनमेंट। नए एनवायरनमेंट वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट देमसेल्फ एंड फॉर रिप्रोडक्शन। It is also called the preparatory phase. इसे preparatory phase भी कहा जाता है because bacteria prepare themselves for reproduction and accumulate certain substances which are useful for the growth like water, proteins, जो उन्हें आगे ग्रोथ में चाहिए उनको अपने अंदर accumulate कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं और अपनी sources को मुकम्मल कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है log phase. It is the most active phase of growth. ये growth का most active phase है। Bacteria increase their number very rapidly and their metabolic rate is maximum. यहाँ पर उनका metabolic rate maximum होता है और वो maximum में reproduce हो रहे होते हैं। अच्छा, their rate of growth is maximum and rate of death is minimum. यहाँ कम से कम मर रहे होते हैं, ज़्यादा पैदा हो रहे होते हैं। And disease symptoms in humans appears in this phase due to the maximum growth in bacteria. जब बैक्टीरिया की ग्रोथ मैक्सिमम हो जाती है तो अगर वो इंसानी जिस्म के अंदर हैं तो वहां वो फौरन टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सिम्टम्स जाहिर कर देते हैं, बीमारी के अलामात जाहिर हो जाती हैं। उसके बाद है जनाब स्टेशनरी फेज। When there is a shortage of food and bacterial growth slow down. जब shortage of food हो जाती है, मैंने पहले बताया, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। There is equal rate of birth and death. बर्थ और डेथ का रेट बराबर हो जाता है। So the number of bacteria remains almost constant. नंबर ऑफ बैक्टीरिया कांस्टेंट हो जाते हैं and due to increase in number this stage is called stationary. ठीक है, नंबर में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, अनचेंज होती है वो, तो इसलिए इसको स्टेशनरी फेज कहते हैं एंड स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आल्सो स्लो डाउन ड्यू टू द वेस्ट एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट मीडियम। टॉक्सिक और वेस्ट जब मीडियम में जमा हो जाते हैं, मैंने पहले बताया आपको, तो तब भी इसकी ग्रोथ रेट जो है वो स्लो हो जाती है। फिर उसके बाद जनाब डेथ और डिक्लाइन फेज, आखिरी फेज शुरू हो जाता है। When there is acute shortage of food and bacterial growth is very slow and death rate is very rapid and their number decrease rapidly, so this is known as death and decline phase. जब पानी की कमी हो गई, टॉक्सिन बढ़ गए, सब कुछ उनके लिए फेवर नहीं है, अब पैदा कम हो रहे हैं और मर ज्यादा रहे हैं, इसलिए इसको डिक्लाइन फेज कहते हैं। In this phase, waste and toxins accumulate in the medium. मैंने बता दिया आपको, वेस्ट और टॉक्सिन जो उन्होंने खाया पिया, जहर पैदा किए, वो भी उसी में accumulate हो जाएंगे। Shortage of food and accumulations of the toxin favor the death of bacteria, so they decrease rapidly. That's why this phase is also known as death phase. ये टॉक्सिन का, फूड की शॉर्टेज, टॉक्सिन की इंक्रीज होना और इसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट का इंक्रीज होना, ये सारी चीजें बैक्टीरिया की डेथ को फेवर करती हैं, ग्रोथ को फेवर नहीं करती हैं। इसलिए इस फेज को हम डेथ एंड डिक्लाइन फेज भी कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया स्लो डाउन होकर बीमारी के अलामात आस्ते आस्ते खत्म होने लगती हैं और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो अटैक किए हुए हैं वो उससे जान छुड़ा लेती है। तो आई होप कि आपको ये सिंपल सा लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।